श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन करते हुए मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, आज कमेंट दिवस है। पहला कमेंट अनिल पैसल का है। उन्होंने लिखा है, नाइस वीडियो गुरुजी, हरे कृष्ण ब्लेस यू। अनिल जी, आप पर भी राधा कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। नमस्कार। आगे पंकज सिंह का कमेंट है। उन्होंने लिखा है, गुरुजी के चरणों में नमन वंदन। पंकज सिंह जी, आप सदा चिरायु हूँ, दीर्घायु हूँ, प्रसन्न रहें। आगे का कमेंट पवन पारी का है। पारी जी ने लिखा है, नमन स्वीकार करें। राहु का गोत्र पैठीनस बताया गया है। पैठीनस का पर्याय अर्थ बताने का अनुग्रह करें, प्रणाम। पवन पारीक जी, राहु का गोत्र शिर छेदन से पहले और पैठीनस नहीं था। जब उसका सिर और धड़ अलग कर दिया गया तो केतु को और जैमिनी गोत्र में सम्मिलित किया गया, तो उसका नया गोत्र बनाया गया, क्योंकि वो ग्रहों में सम्मिलित हो गई देवकोटि में। ग्रहों में सम्मिलित कैसे हो गए वो? सौर मंडल में उनको स्थान कैसे मिल गया? कि आपको वो कथा पता ही है कि अमृत का बंटवारा हो रहा था, तो राहु देवताओं की ग्रहों की पंक्ति में बैठ गया, जहां सूर्य और चंद्र बैठे हुए थे। जहां पर सूर्य और चंद्र बैठे हुए थे, तो पैठीनस का जो अभिप्राय होता है, जो पर्याय होता है, वो पंक्ति से होता है। जो पंक्ति भेद कर देता है, तो वो राहु ने जो पंक्ति भेद किया, इसीलिए उसको पैठीनस कहा गया है। ग्रहों में बैठ करके अमृत पान कर लिया, इसीलिए वो ग्रह मंडल में सम्मिलित हो गए, तो राहु को पैठीनस कहा गया। पैठीनस गोत्र उसका बनाया गया नया। पूर्व से ये गोत्र नहीं था, सिर कटने के बाद ये गोत्र दिया गया, नाम दिया गया। और पैठीनस और जो दूसरा जो भाग था शरीर का, जिससे केतु की उत्पत्ति हुई, वो जैमिनी गोत्र उसका बताया गया। तो पैठीनस का जो अर्थ, जो पर्याय निकलता है, वो पंक्ति से आता है। पंक्ति में बैठना, सामने वाली पंक्ति में उठ करके बैठ जाना है, पंक्ति भेद कर देना, इस पंक्ति से उस पंक्ति में बैठ जाना। उसको इंग्लिश में लाइन कह देते हैं लोग, जिसे संस्कृत में पंक्ति कहा जाता है। पंक्ति से ही उसका अपभ्रंश है पैठीनस। नमस्कार। आगे का कमेंट विवेक विश्वकर्मा जी का है। उन्होंने लिखा है, बम बम भोले नमः शिवाय, जय गुरुदेव। विवेक विश्वकर्मा जी, सदाशिव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। नमस्कार। आगे का कमेंट श्याम सुंदर राव का है। राव साहब ने लिखा है, नमस्कार गुरुजी, ग्रेटफुल फॉर गिविंग वेरी सिंपल टिप्स टू करेक्ट राहु दोष। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली clarify whether Rahu is treated as head or body. According to Shastras, with Parna, SS Rao, Bangalore, Karnataka. राव साहब, आपने लिखा है, काइंडली क्लियरिफाई वेदर
राहु इज ट्रीटेड एज हेड और बॉडी। अब है तो वो हेड, लेकिन बॉडी को परेशान करता है। परेशान बॉडी को करता है, उसको ट्रीट करता है, ट्रीटेड करता है उसे, और किसी भी पार्ट में कर सकता है, विशेष रूप से गुप्त पार्टों में ट्रीट करता है। राहु वैसे सिर का प्रतीक होना चाहिए, लेकिन है नहीं। बॉडी केतु का पार्ट है और हेड राहु का पार्ट है। केतु उल्टा है दोनों का, हमेशा उल्टे ही चलते हैं। तो केतु तो सिर का कारक है, हेड का, लेकिन राहु बॉडी से मतलब रखता है, वो भी अंतरंग बॉडी से, गुप्त बॉडी से, गुप्तांगों से वहां पर ट्रीट करता है। राहु साहब नमस्कार, बहुत अच्छा कमेंट है। हो सकता है हम कम समझे हों या आप कम समझे हों, तो पुनः रिपीट कर सकते हैं कमेंट को, और अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, और अच्छा क्लियरिफिकेशन करने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार। आगे का कमेंट युवराज गिल का है। युवराज गिल ने लिखा है, आप सिद्ध बता देते हैं गुरुदेव, कुछ घूमते फिरते नहीं। ये बात आपकी अच्छी है, हमारे पास घूमने फिरने का टाइम ही नहीं बचता है, तो हम घूमेंगे फिरेंगे कैसे? अन्य लोगों की तरह हमारे पास समय नहीं है घूमने फिरने का, अपनी भजन पूजा में, सेवा में अपना समय देते हैं। नमस्कार। आगे करमवीर सिंह जट्ट ने कुछ कार्टून से भेजे। नमस्कार। बीएन शर्मा ने लिखा है, प्रणाम सर, मार्गदर्शन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शर्मा जी आप सदा चिरायु हूं, दीर्घायु हूं। आगे का कमेंट एएन बालकृष्णन का है। साष्टांग प्रणाम गुरु जी, इन्होंने लिख करके भेजा है एएन बालकृष्णन, आप सदा चिरायु हूं, दीर्घायु हूं, प्रसन्न रहें। आगे का कमेंट ओम जायसवाल जी का है, उन्होंने अति उत्तम लिख करके भेजा है। जायसवाल जी आप चिरायु हूं, दीर्घायु हूं, प्रसन्न रहें। बीएन शर्मा ने कमेंट लिखा है, सर प्रश्न के उत्तर हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी शंका रह गई कि आपने जो राहु का फल अलग अलग भाव में बताया है, वो चंद्र राशि के आधार पर है या लग्न के आधार पर? ये कमेंट हमने जो फल बताया है चंद्र राशि के आधार पर नहीं बताया, लग्न के आधार पर बताया है। नमस्कार।
हम प्राय चंद्र राशि पर कम ही चर्चा करते हैं, लगन राशि पर ज्यादा चर्चा करते हैं, और जब किसी का प्रश्न का उत्तर देते तो लगन राशि और चंद्र राशि और सूर्य राशि तीनों पर विचार करते हैं, और नवांश पर भी विचार करते हैं, तब बोलते हैं। नमस्कार। आगे बिजल बरौत ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, अपना जन्म विवरण भेजा है। 18 में उनकी शादी हुई है, बच्चा नहीं हो रहा, बहुत परेशान है, फाइनेंशियल फिजिकल उपाय बताएं। बिजल बरौत वालों, अपना एक प्रश्न फाइनेंस का या पुत्र से संबंधित कोई सा एक प्रश्न और अपना जन्म विवरण व्हाट्सएप पर भेज दें। निःशुल्क कुंडली कार्यक्रम में एक प्रश्न का हम उत्तर देते हैं, आपको भी देंगे और निश्चित रूप से देंगे, लेकिन एक ही प्रश्न भेजें। नमस्कार। आगे का कमेंट राजेश और विराय का है, लिखा है उन्होंने, पायलाड़ू गुरु जी, विशाल कृष्णा जी को नमः। गुरु जी, एक ज्ञानी व्यक्ति का वीडियो स्मरण किया, वो कहते हैं कि यदि चैत्र कुंडली में चंद्रमा भाव बदल दे तो ग्रहों का गोचर व चंद्र कुंडली उस भाव से देखी जानी चाहिए जहां चंद्रमा चैत्र कुंडली में बैठा है। क्या यह सही है? कृपया थोड़ी रोशनी डालें। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय लिख करके आपने भेजा है। राजेश जी, ये तो चंद्र राशि चंद्र कुंडली से देखी जाती, तो फिर लग्न कुंडली का क्या महत्व है? अच्छा, लग्न कुंडली चर कुंडली से पैदा होती है कि लग्न कुंडली से चर कुंडली पैदा होती है? चरित्र कुंडली। जब तक लग्न कुंडली नहीं बनेगी तब तक चरित्र कुंडली कौन बना सकता है? और विद्वानों ने तो ये भी कहा है, राजेश जी, पाराशर जी कहते हैं कि अगर कोई भी ग्रह, चंद्र ही नहीं, कोई भी ग्रह चैत्र कुंडली में राशि बदल देता है लग्न कुंडली से, चैत्र कुंडली में जाकर यदि वो राशि परिवर्तन कर देता है तो लग्न कुंडली में जिस राशि में बैठा है उस राशि का भी फल देगा और चैत्र कुंडली में जहां बैठा है वहां का भी फल देगा, दोनों का फल देगा। तो अब चंद्रमा चैत्र कुंडली से कैसे देखा जाए? अब आधी आधी राशि बांट दी जाए क्या? अर्थात ये नियम गलत है। विद्वानों ने यही कहा है कि चरित्र कुंडली में यदि ग्रह कोई चरित्र राशि चेंज कर लेता है अपनी चरित्र में जाकर के, तो वो दोनों भावों का फल देता है। पहले उस भाव का फल देता है जिसमें लग्न कुंडली में बैठा है, याद रखना, पहले लग्न कुंडली का फल देगा, उसके बाद में चैत्र कुंडली का फल देगा। प्रभाव लग्न कुंडली का ज्यादा रहेगा, चैत्र कुंडली का उतना प्रभाव नहीं रहता है, ऐसा विद्वानों ने माना है। इसलिए चंद्रमा चैत्र कुंडली में बैठा है, अगर किसी ऋषि ने कहा होता तो हम बात मान लेते कि चैत्र कुंडली से राशि जानी जाए। अच्छा, जिनका चंद्रमा चैत्र कुंडली में नहीं बैठता है, चैत्र कुंडली बनाने पर तो उनकी राशि फिर कैसे मानेंगे? लग्न कुंडली से मानेंगे। जब चंद्रमा तो जब चेंज ही नहीं हुआ चैत्र कुंडली में जाकर के, जिस राशि में लग्न कुंडली में था उसी में चैत्र कुंडली में रहा, तो फिर चैत्र कुंडली का मतलब क्या रहा? फिर तो लग्न कुंडली के ही जो है
आधार मजबूत है ना। क्योंकि ये आवश्यक तो नहीं कि हर कुंडली में, लग्न कुंडली में बैठा हुआ चंद्र चैत्र कुंडली में चेंज हो जाए। यानी चैत्र कुंडली का फल 10% है तो लग्न कुंडली का फल 90% है, ये याद रखिए। इसीलिए अगर कोई ये कहता है कि वस्तुतः चंद्रमा चैत्र कुंडली के आधार पर देखा जाना चाहिए, तो हर कुंडली का चंद्र चेंज क्यों नहीं होता है? इसीलिए ऐसा कह देना, हाँ यदि किसी शास्त्रज्ञ ने, किसी ऋषि ने, किसी विद्वान ने लिखा हो तो उस पुस्तक का नाम और श्लोक संख्या दी जानी चाहिए। हम उस पर चर्चा करने को तैयार हैं। हमारा उत्तर यह है कि चंद्रमा लग्न कुंडली से ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि पराशर जी ने यह भी कहा है कि चैत्र कुंडली में ग्रह परिवर्तित होने पर भी, राशि परिवर्तन करने पर भी लग्न कुंडली का फल देता है। पहले उस राशि का देता है जिसका वो स्वामी होता है। नमस्कार राजेश जी। मित्रों, आज का कमेंट यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण में आपको आगे अन्य कमेंटों का आंसर दिया जाएगा। जो भी आप भेजेंगे, जो शेष रह गए, उनका उत्तर आपको मिलेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।